हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का पहला वीडियो है। अगर आपने कल के वीडियोस को नहीं देखा है, जा करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो, आपको चैनल पर मिल जाएगा। दूसरी बात, 1.01 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑल पे सेट कर देना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। तो अगर आपको किसी भी स्टॉक में कोई डाउट है, आप जस्ट कमेंट कर सकते हो एंड हमें बता सकते हो कि मेरा ये स्टॉक है, मुझे इस स्टॉक में ये डाउट है, मुझे इसके फंडामेंटल जानना है, या मुझे इसका टेक्निकल जानना है, मुझे इसका बिजनेस जानना है, बिजनेस मॉडल जानना है, तीनों ही जानना है, या कोई यूनिक डाउट है, तो वो भी चीज़ आप जो है लिख सकते हो और मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। आज का जो कमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इन्होंने पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, मतलब इलेक्ट्रो स्टील कास्ट यही होना चाहिए, इज गुड कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे जो है क्या ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बातचीत करना। और बहुत लोग मतलब बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म में लिखा रहता है कि मेरा लॉन्ग टर्म का मतलब जो है 10 साल है, 5 साल है, 3 साल है, ये मेरा लॉन्ग टर्म का मतलब है। डिफर करता है। अगर मेरा 5 साल है लॉन्ग टर्म का मतलब, अगर आपका 10 साल है तो डिफरेंट हुआ ना। तो आप अगर इसे मेंशन करते तो अच्छा होता, बट कोई बात नहीं, एक लॉन्ग टर्म व्यू लेकर के ही चलेंगे। और आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप नाम भी देख सकते हो, है ना। सबसे पहली बात की कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो में। मैं किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन बाइंग सेलिंग के लिए नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिंपल सा ये जो है एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। सबसे पहले इसका बिजनेस का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कंपनी एक्चुअली क्या काम करती है। तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डक्टाइल आयरन DI पाइप्स, डक्टाइल आयरन फिटिंग्स, मतलब डक्टाइल आयरन में ही काम करती है, पाइप्स बनाती है, फिटिंग्स बनाती है, कास्ट आयरन बनाती है, पाइप्स एंड प्रोड्यूसेस सप्लाई पिग फ्रॉम। ठीक है, तो ये सब काम कंपनी करती है। आगे बढ़ेंगे, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो वही चीज़ें लिखी गई है। यहाँ पे जो है कंपनी डक्टाइल आयरन पाइप्स बनाती है, डक्टाइल आयरन फिटिंग्स बनाती है, कास्ट आयरन पाइप्स बनाती है। ठीक है, मतलब कंपनी जो है पाइप्स बनाती है और किस तरह के डक्टाइल आयरन के बनाती है, ये सब कुछ। चलो ठीक है, रेवेन्यू मिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो DI स्पन पाइप्स, ठीक है, मतलब डक्टाइल आयरन और स्पन पाइप 71%, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसी से आता है। डक्टाइल आयरन फिटिंग से 5%, फेरो प्रोडक्ट से 6%, CI मतलब कास्ट आयरन, ठीक है, उसके पाइप से जो है 2% एंड अदर से 16%। तो कंपनी मेनली जो है पाइप्स में ही काम करती है, कुछ प्रोडक्ट में काम करती है और उससे जो है बहुत कम कम रेवेन्यू आता है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है DI डक्टाइल आयरन स्पन पाइप्स, 71% रेवेन्यू। जोग्राफिकल स्प्लिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंडिया में 73%, आउटसाइड इंडिया 27%, मतलब इंडिया से अराउंड आप समझ सकते हो 73% रेवेन्यू आता है, जबकि इंडिया के बाहर से 27% रेवेन्यू आता है। तो कंपनी डोमेस्टिक में भी अच्छा काम करती है और आउटसाइड में भी अच्छा काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप पूरा लिस्ट देख सकते हो कहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जिसमें से 3 वेस्ट बंगाल में है, एक तमिलनाडु में है एंड एक आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश। एंड इसके साथ जो है किसकी कितनी कैपेसिटी है और कितना इंस्टॉल कैपेसिटी है किस चीज़ का, वो सब आप एक लाइन में यहाँ पे देख सकते हो। उसके साथ यहाँ पे पावर प्लांट के बारे में बात करें तो कंपनी ने इंस्टॉल किया है एक 5 मेगावाट का कैपेसिटी टर्बो जनरेटर एट्स हल्दिया वर्क्स, यूजिंग अ पोटेंशियल ऑफ जनरेशन ऑफ स्ट्रीम फ्रॉम वेस्ट गैसेस ऑफ कोक ओवन प्लांट। इन financial year 22 द न्यू प्लांट जनरेटेड 20 मिलियन यूनिट्स एज अगेंस्ट 18 मिलियन। मतलब यहाँ पे जो है फिनेंशियल ईयर 22 में इस प्लांट से 20 मिलियन यूनिट्स जनरेट हुआ था और 18 में जो है 21 में, फिनेंशियल ईयर 21 में 18 मिलियन हुआ था। और कैपेक्स के बारे में बात करें तो कंपनी और उसके सब्सिडरी जो है श्रीकलाहस्ती पाइप्स SPL, और अंडरटेकिंग कैपेक्स टू एक्सपैंड देयर DI पाइप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज टू 500 मेट्रिक टन पर एनम टू 500 एंड 340 मेट्रिक टन पर एनम बाई क्वार्टर दिस एंड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन होने वाला है, कितना कितना वो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, और कब होगा, कितने दिन तक होगा, मतलब कब तक होगा, वो भी टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला जो है Q1 में ही खत्म हो जाएगा फिनेंशियल ईयर 24 का, और दूसरा Q2 में होगा रेस्पेक्टिवली। एंड इसके साथ इट ऑल्सो प्लान्स टू अपग्रेड द अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेंटेन द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ऑपरेशंस। तो मतलब इसके आसपास के और भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी यहाँ पे जो है अपग्रेड किया जाएगा। क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी केटर टू वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज एज वेल एज लार्ज मार्की
पब्लिक कंपनीज इन इंडिया। और यहाँ पे जो है नाम कुछ खास लिखा नहीं है। इट हैज़ ऑल्सो एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इंटरनेशनल मार्केट्स, मतलब इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जो है अच्छा इन्होंने पकड़ बनाया हुआ है। और कस्टमर बेस जो है वो कहाँ कहाँ पे है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, देन साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, यूएस, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, इन सब जगहों पे ये अपना सामान बेचती है। अमलगमेशन चाहो तो रीड कर लेना, अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहो तो रीड कर लेना, प्लेज्ड शेयर होल्डिंग यहाँ पे जो है पहले का शेयर होल्डिंग है, प्लेज मैं आपको रिसेंट बता दूंगा। और यहाँ पे 13% है, सितंबर 22 की बात हो रही है। फोकस आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस करिए, कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करिए ताकि जो है इसका मार्जिन बन सके। एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव मार्केट्स, मतलब और ऑल्टरनेटिव मार्केट्स को इसके ऑल्टरनेट में जो भी है उसको एक्सप्लोर कर रही है। ओवरकमिंग लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट्स एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के लिए जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसके साथ जो है लॉजिस्टिक्स कंस्ट्रेंट्स हैं, तो वो सब पे भी कंपनी देख रही है। खैर, ये सब तो हो गया बिजनेस, मैंने ओवरऑल आपको बता ही दिया। एक बार यहाँ पे मैं इसके वेबसाइट पे जाता हूँ ताकि जो है थोड़ा प्रोडक्ट मुझे दिख जाए एंड मेरे साथ आपको भी दिख जाए प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इमेजेस आई थिंक नहीं है और लोड नहीं हो रहा है, जो भी है। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको जो है प्लेज कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, प्लेज्ड परसेंटेज यहाँ पे देख सकते हो, अभी भी 12.5% जो है इनका प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे पाइप्स आप कुछ हद तक यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह के कुछ पाइप्स हैं, ठीक है। और कुछ खास इमेजेस तो नहीं यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के कुछ आप पाइप्स यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इस तरह के पाइप्स है। तो मैं जस्ट ये कौन सा है, ये जो है सबसे ज़्यादा उसका सेल होता है डक्टाइल आयरन पाइप, 71% रेवेन्यू जहाँ से आता है वो वाला मैंने आपको दिखाया हुआ है। और यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो, ये देख सकते हो कुछ इमेजेस भी यहाँ पे है उन पाइप्स के तैयार होने के। और वापस आते हैं फंडामेंटल्स पे, चलते हैं क्वार्टर्स के बारे में बात करें तो जून 22 एंड 23 को कंपेयर करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि क्या इस बार का रिजल्ट अच्छा रहा। तो ऑपरेटिंग सबसे पहले सेल्स 1700 से 1600 हो चुका है, यहाँ पे जो है सेल्स डिक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, मार्जिन डिक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ है 95 से 75। और ईपीएस जो है वो भी ₹1.60 से ₹1.26 पे जा चुका है। तो यहाँ पे रिजल्ट्स आर नॉट गुड, किसी भी तरफ से गुड नहीं है, रिजल्ट जो है अच्छा नहीं है, क्वार्टरली रिजल्ट जो इस बार का आया हुआ है। उसके साथ अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो 2100, 2200, 2400, 2400, 2200, 2022, 2600, 2700, मार्च 2020 तक ये जो है 2200, 2700, 2600 के आसपास, मतलब 2500, ठीक है, जो 2500 कहते हैं उसी के आसपास ये कहीं ना कहीं घूमता रहा, कभी 2000, कभी 2500, कभी 2700, बस इसी रेंज में ये घूमता रहा। टोटल कितने साल हो गए, 9 साल आई थिंक, हाँ, टोटल 9 साल जो है ये इसी रेंज में घूमता रहा और कोई ग्रोथ ही नहीं दिखाया इसने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है असली मजा आया। क्या मजा आया, 2700 के बाद 3400, 5200, 7200। तो यहाँ पे जो है आप अगर देखोगे ये जो 4 साल है, ठीक है, 20, 21, 22, 23, ये 4 फाइनेंशियल ईयर में बहुत अच्छे नंबर्स हैं, बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। और ग्रोथ भी उसके साथ बहुत अच्छा है, आप सोच सकते हो, मतलब अगर आप देखोगे तो 2700 से 7200 लगभग 3 गुना हो चुका है इन 4 सालों में। और सेल्स बहुत अच्छा ग्रो किया है, तो बहुत अच्छी बात है। एंड मुझे अभी याद आया, शायद मैंने यहाँ पे इसका मार्केट कैप आपको दिखाया नहीं था। अगर आपने देख लिया था तो वेरी गुड, अगर आपने नहीं देखा था तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका मार्केट कैप है 4150 करोड़, एक स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क ऑब्वियसली ज़्यादा है। और प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको सेल्स दिखाया, अच्छा ग्रोथ है। प्रॉफिट क्या हो रहा था आप देख सकते हो, पहले जो है लॉस लॉस लॉस, ठीक है, उसके बाद ये प्रॉफिट में तो आया, बट यहाँ पे देखोगे तो अगेन मार्च 20 से अगर आप देखोगे तो यहाँ से पूरा चेंज है। फिर नेट प्रॉफिट जो है 161 हुआ, फिर -91 हो गया। क्यों -91 हुआ, कुछ शायद एक्सेप्शनल आइटम्स में कुछ होगा आई थिंक, ओके, हाँ, तो एक्सेप्शनल आइटम्स में कुछ है। और उसके बाद आगे यहाँ पे देख सकते हो 348, 316। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो जो मार्जिन है, ठीक है, ओपीएम जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है कुछ हद तक, एंड इसी वजह से जो है 5000 से 7000 यहाँ पे जो है लगभग आप कह सकते हो 5200 से 7200, कितना का हुआ, 2000 करोड़ का डिफरेंस है। 2000 करोड़ का ज्यादा सेल्स होने के बावजूद यहाँ पे जो है कोई भी फायदा नहीं हुआ इसको। ओवरऑल इसका नेट प्रॉफिट ऊपर से गिर गया, क्यों गिर गया, क्योंकि एक्सपेंस इसका बहुत बढ़ गया। देख सकते हो जितना इसका रेवेन्यू बढ़ा उतना ही एक्सपेंस बढ़ गया। तो सेल्स के केस में तो बहुत अच्छा है, बट प्रॉफिट्स के केस में मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने किस तरह से अच्छा नहीं लगा बोला। और
उसके साथ अगर आप यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखोगे, बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ है। 5 साल में 26%, वेरी गुड। 3 साल में 39%, बहुत अच्छा। टीटीएम में 21%, थोड़ा कम है बट हाँ 21% इज ऑल्दो एक गुड नंबर। प्रॉफिट ग्रोथ की बारे में बात करें तो यहाँ पे 10 साल का 26% है। नंबर्स आपको यहाँ पे परसेंटेज वाइज अच्छा लगेगा, बट यहाँ पे देखो टीटीएम में -20% है। एंड ऐसे भी अगर आप देखोगे आपको समझ में आएगा, नंबर्स इंक्रीज हुआ है बट एक तरीके से इंक्रीज नहीं हुआ है, किसी तरह से इंक्रीज हो गया है, देख करके ही लग रहा है। पहले कंपनी लॉस करती थी यहाँ तक, तो मैंने यहाँ तक का बात छोड़ दिया। उसके बाद 144 करोड़ का प्रॉफिट आया। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी फिर जो है 2 साल कंपनी ने बहुत मतलब नेट प्रॉफिट को बहुत कम कर दिया, 39 करोड़ तक नेट प्रॉफिट पहुंच गया था। फिर जो है 161 करोड़ हो गया, तो अच्छा हो गया नेट प्रॉफिट, फिर से हाई पे चला गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर से यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है फिर -91 करोड़ हो गया, फिर नीचे गिर गया और इस बार तो लॉस में ही चला गया। उसके बाद क्या हुआ, 348 करोड़ एक नया हाई बना। उसके बाद क्या हुआ देखो, 316 करोड़ नीचे आ गया। उसके बाद देखो क्या हुआ, अभी जो है अभी जो लग रहा है होगा, मतलब टीटीएम वाला जो बात है वो है 296, मतलब अभी भी और गिर रहा है। तो ये नेट प्रॉफिट में मुझे बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं लग रही है। तो प्रॉफिट्स मुझे इसके पसंद नहीं आए, बट हाँ सेल्स बहुत पसंद आया। और सेल्स अच्छे नहीं है, सेल्स अच्छे हैं, प्रॉफिट्स अच्छे नहीं है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे देख सकते हो आरओई भी जो है वो अच्छा नहीं है। 4%, 7%, 8% का आरओई है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि यार सेल्स अच्छा है, नेट प्रॉफिट अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से मैं अपना व्यू पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि यार सेल्स अच्छा है, आपने कहा ठीक है। नेट प्रॉफिट अच्छा नहीं है, आपने कहा ठीक है। और यहाँ पे आरओई अच्छा नहीं है, आपने कहा ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अब बात ये आती है। तो मेरे हिसाब से, एंड हाँ स्टॉक प्राइस सीएजीआर के बारे में हम बातचीत नहीं करते हैं, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है थोड़ा सा कंपनी में प्रॉब्लम है। थोड़ा नहीं, मैं इसे ज्यादा प्रॉब्लम ही कहूंगा। क्यों कहूंगा ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे जो है सेल्स ग्रोथ में हमेशा कहता हूं, अगर सेल्स ग्रोथ है तो उसको सस्टेन रखने के लिए एक ही चीज की बहुत जरूरत होती है, वो है आरओई। अगर आरओई नहीं है तो सेल्स ग्रोथ सस्टेन नहीं करेगा। जितना भी ग्रोथ हो रहा होगा धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और जैसे ही नॉर्मल होगा स्टॉक प्राइस पे डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, स्टॉक प्राइस टूटेगा वहां से। तो ये मतलब ये एक चीज होती है। अब यहाँ पे क्या चीज हो सकता है, या तो आरओई को बढ़ाया जाए और नेट प्रॉफिट को थोड़ा सही किया जाए। मतलब यहाँ पे बहुत ही जंबल वर्ड्स लग रहे हैं नेट प्रॉफिट में, तो कि एक बार बढ़ता है फिर तो घटते रहता है, फिर बढ़ा फिर घटते रहा थोड़ा 2 साल के लिए, फिर बढ़ा फिर 2-3 साल घटते रहा। तो ये चीज, इस पैटर्न को चेंज किया जाए, आरओई को अच्छा करा जाए, ये एक सॉल्यूशन है। नहीं तो यार ये सेल्स जो है, ये ग्रोथ जो है ये नहीं टिकेगा। इस तरह का ग्रोथ इस आरओई पे नहीं टिक सकता। तो आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, इस तरह का ग्रोथ नहीं टिकेगा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ग्रोथ कम हो जाएगा, रह भी सकता है। कब रहेगा मैंने आपको बता दिया, जब आरओई और प्रॉफिट ये सब जब सही होगा तब रहेगा। इसके बाद अगर आप एक और चीज देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हो इसके बोरिंग्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। 2600 करोड़ के बोरिंग्स है, 2600 करोड़ के बोरिंग्स है। रिजर्व्स की बात करें तो 4000 करोड़ के रिजर्व्स भी है, ऐसा नहीं है कि रिजर्व्स कम है, बहुत रिजर्व्स है। एंड बोरिंग्स भी अच्छी खासी है, बट मुझे थोड़ा सा ज्यादा बोरिंग लग रहा है। एंड बोरिंग भी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखो यार, हाँ मतलब थोड़ा बहुत बोरिंग रह सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यार बोरिंग रखना ही गलत बात है, जीरो डेट कंपनी होनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार थोड़ा सा कंट्रोल में रहे तो अच्छा है। एंड मुझे ये बोरिंग थोड़ा कंट्रोल में नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस बोरिंग का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। एंड मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग 300 करोड़ के जो है इंटरेस्ट आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है बोरिंग को कम करना चाहिए। और अगर बोरिंग कम, क्या हो गया ये, तो हाँ, तो अगर बोरिंग यहाँ पे इतनी ज्यादा है तो मेरे हिसाब से आरओई को भी ज्यादा होना चाहिए था थोड़ा सा, तो फिर सही होता है। लेकिन हाँ आरओई भी कम है, बोरिंग्स भी बहुत ज्यादा है, तो मुझे ये भी कुछ अच्छा नहीं लगा। सीडब्ल्यूआईपी कंपनी बहुत करती है तो ये भी अच्छी बात है। और मेरे हिसाब से सीडब्ल्यूआईपी कंपनी बोरिंग से ही कर रही है, क्योंकि इतना ज्यादा बोरिंग कंपनी ले रही है तो ऑब्वियसली सीडब्ल्यूआईपी में ही जा रहा है। और इसके साथ ही इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो पहले जो है 55% का होल्डिंग था, जो कि अब कम होकर के 44% का हो चुका है। पहली बात तो प्रोमोटर होल्डिंग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके बाद यहाँ पे जो है एफआईआईज का होल्डिंग बहुत अच्छा है, डीआईआईज का होल्डिंग तो है ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, इतनी छोटी कंपनी में होती भी नहीं है होल्डिंग। गवर्नमेंट की होल्डिंग बहुत छोटी सी होल्डिंग है। और पब्लिक की होल्डिंग जो है 40%, मतलब पब्लिक की होल्डिंग 40% है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो एक ही एचएनआई है, और यहाँ पे जो है 1.39% उनके पास है। अगर आप 1.5% हटा दोगे तो लगभग 37.5, ठीक है।
आप 37 ही मान लो, ठीक है। 37% होल्डिंग जो है वो है रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग, बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और मुझे इसका क्या क्या अच्छा नहीं लगा अब मैं गिनाता हूँ आपको। अगेन नो रिकमेंडेशन। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा नहीं लगा, इसका बोरिंग्स अच्छा नहीं लगा, इसका आरओई अच्छा नहीं लगा, इसका प्रॉफिट अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा लगा? इसका सेल्स ग्रोथ अच्छा लगा। बाकी आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे टेक्निकल्स पे चलते हैं। अगेन टेक्निकल्स पे कुछ खास बात करने के लिए है नहीं, स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे है। अच्छी बात है, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, बट यहाँ पे जो है स्टॉक पहले काफी फंसा हुआ था। अभी रिसेंटली जो है थोड़ा मैं कह सकता हूँ चलना स्टार्ट किया है इसने। मैं जस्ट देख लेता हूँ थोड़ा सा, ऑल टाइम हाई पे है क्या, एक सवाल आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं है ऑल टाइम हाई पे। मैंने इस हाई को नहीं देखा था पहले, अब देख रहा हूँ। और एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, और वो क्या चीज है, तो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये जो लेवल है, ठीक है, ये कितना प्राइस है, 69 पॉइंट कुछ है, मतलब 70 आप मान सकते हो, 69.8 है, तो 70 है। अब ये कब आया था ये लेवल, देख सकते हो, अराउंड 2000 मान के चलते हैं, ठीक है, बहुत ही अप्रोक्स लेते हैं 2000। 2000 में अभी 23 साल हो चुके हैं, 2000 में प्राइस कितना था, 69। अभी प्राइस कितना है, 69। तो यार मतलब अगेन मैं पहले ही बता दूं, 69 में 70 कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो लोग समझ गया, नहीं समझ गया छोड़ दो, मत समझो। अब पहले क्या प्राइस था, 70 के आसपास। अभी क्या प्राइस है, 70 के आसपास। 23 साल हो गए, 23 साल हो गए, और ये अभी भी 70 पे ही खड़ा है, ठीक है। मतलब 70 से ये चेंज नहीं हुआ, यहीं पे खड़ा है। और अगर आप देखोगे इस लेवल को इसने कई बार अचीव किया है, अचीव किया, नीचे गया, फिर उसी लेवल में कंसोलिडेट किया। आप देखोगे तो 23 साल का चार्ट एकदम फ्लैट टाइप का है, आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। देखो एकदम सा आपको फ्लैट टाइप का लग रहा है चार्ट, मतलब ऐसा लग रहा होगा चार्ट में कहीं पे मूवमेंट भी नहीं है। तो हाँ, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। और आप खुद सोचो, जो 23 साल से चला नहीं है वो, मैं तो उसमें नहीं जाऊंगा ना। जो यार आप खुद सोचो ना, एक चार्ट है जो 23 साल से ऐसे 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 जा रहा है, एक चार्ट है जो 23 साल से ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है। आप किस में जाओगे? आप खुद ही सोचो यार, जो 23 साल से ऐसे जा रहा है तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, आगे भी वो ऐसे ही जाएगा। और जो इस तरह से ग्रोथ कर रहा है आगे भी वो ऐसे ही ग्रोथ करेगा। तो वो चीज़ है। एंड मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और अगेन मैं कोई ये नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ कि यार ऐसा है वैसा है। मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन अपना दे दिया है। और बाकी एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, कमेंट कर सकते हो अगर आपको किसी और स्टॉक के बारे में जानना है। तो एंड करते हैं वीडियो को। जय हिंद, जय हिंद एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।